नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आज प्रदेश के प्रश्न शो में बात करेंगे मालेगांव ब्लास्ट केस की। जी हां, मालेगांव ब्लास्ट केस में 17 साल बाद ऐतिहासिक फैसला आया है। कोर्ट के इस फैसले ने भगवा आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह से धराशायी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से 7 आरोपियों के सिर से आतंकवाद का काला धब्बा उठ गया है। 7 आरोपियों की जिंदगी में अब नई रोशनी आई है, लेकिन अदालत के फैसले को लेकर कई सवाल भी हैं। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा के दर्द का हिसाब आखिर कौन देगा? 17 सालों तक ये आरोपों का धब्बा लेकर जिंदगी जी रहे उन लोगों के आंसू का जवाब आखिर कौन देगा? कोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जब 7 आरोपी बरी हो गए तो आखिर ब्लास्ट किसने किया? इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। फैसला है, इंसाफ नहीं है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी राजनीति के लिए ये सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, ये नैरेटिव चलाने का काम कांग्रेस के माध्यम से हुआ। आज एनआईए के कोर्ट ने एक जोरदार तमाचा कांग्रेस के मुंह पर चढ़ दिया है। जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर वाकई में जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर 17 साल तक अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट के 7 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद सियासत ने भगवा आतंकवाद में सांस फूंक दी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। एनआईए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इस केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय को बरी कर दिया। मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। किसी आरोपी के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिले और इसी वजह से सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। कानून में सजा देने के लिए सिर्फ नैतिक आधार नहीं बल्कि मजबूत सबूत जरूरी होते हैं। 17 सालों तक अदालत में चले इस मामले में 3 जांच एजेंसियां बदली, 4 जज बदले, 40 गवाह अपने बयान से पलटे। वहीं सुनवाई के दौरान 25 गवाहों की मौत हो गई, 323 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 10,840 दस्तावेज पेश हुए। कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, साध्वी प्रज्ञा की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत अपमान सहन किया। मैं सन्यासी जीवन जी रही थी और हमें आतंकवादी बना दिया गया। 17 सालों से संघर्ष कर रही हूँ। भगवा को कलंकित किया गया। फैसले से खुशी हुई, आपने मेरे दर्द को समझा। ये केस मैंने नहीं जीता, ये भगवा की जीत है। हिंदुत्व की विजय हुई, मेरा जीवन सार्थक हो गया। कोर्ट के फैसले के बाद प्रज्ञा ठाकुर की बहन ने खुशी जताई। 17 साल बाद इसका जो डिसीजन आया है उससे हम सभी प्रसन्न हैं, परंतु 17 सालों तक हम लोगों ने जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली है, वो अवर्णनीय है। किसी भी परिवार को जब 17 साल तक इनडायरेक्ट वे में जो प्रताड़ित किया जाता है, वो यूपीए सरकार का काम था। उन्होंने हम सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक सभी तरह से हम लोग परेशान हुए। हमारे काम धंधे खत्म हो गए, हमारे आर्थिक स्थिति खराब हो गई। हम समाज के सहयोग से अपने बालक को पढ़ाते हैं। ये सारी परिस्थितियां, जो मेरा बिजनेस था, मेरे पति की नौकरी थी, ये सारी चीजें खत्म हो गई। परंतु हमारे पक्ष में न्याय जो डिसीजन आया है वो सत्य का डिसीजन है, वो सनातन का डिसीजन है, वो न्याय है, जिससे हम सभी सनातनी, भारतवर्षी, हिंदू सभी, पूरा देश और विदेशों में भी रहने वाले लोग बहुत प्रसन्न हैं। इस राष्ट्र ने मुझे सेवा करने का मौका इसके पहले दिया, बेल पर आने के बाद भी दिया, और परमात्मा की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इसके बाद भी वो मुझे मौका दे रहा है।
एक निर्दोष निकलने के बाद एनआईए कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस को घेरा। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सकी। ये कांग्रेस पार्टी की एक सोची हुई रणनीति थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शुद्ध वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। और ये कॉन्स्पिरेसी एक्सपोज हुई, धराशायी हुई, इस पर हमें संतोष भी है और खुशी भी है। हाँ, फैसला हमने देखा, बहुत आश्चर्यजनक है और ये फैसला है, इंसाफ नहीं है। इंसाफ की बाट जो रही हैं वो आत्माएं, वो रूहें जो इस जघन्य आतंकवादी घटना में मारी गई थी। मुझे लगता है कि मौजूदा सरकार ने कहीं ना कहीं से एनआईए ने पैरवी को कमजोर किया, जिसका परिणाम इस फैसले की शक्ल में आया। न्याय नहीं हुआ है। मुझे यकीन है कि एनआईए बिना किसी सरकारी दबाव के ऊंची अदालत में जाएगी और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाने का काम करेगी, तभी शायद उन मृतात्माओं की रूहों को सुकून मिलेगा। दरअसल मालेगांव धमाकों के बाद पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द को सुर्खियां मिली। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम और फिर सुशील कुमार शिंदे ने भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया और उसके बाद से कांग्रेस के कई नेता लगातार बीजेपी को घेरने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहे। आपके टाइम में सर एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ था, पहले चिदम्बरम जी ने, फिर आपने उसका जिक्र किया था, और जब भी शिंदे जी का नाम आता वो टॉपिक कहीं ना कहीं से आता है, भगवा आतंकवाद। आज जब आप रिटायर हो और पीछे मुड़ के देखते हो, आपको लगता है कि वो टर्म सही था या? देखिए, रिकॉर्ड पे जो आया था उस वक्त वो हमने बता दिया था, और वो भी हमने हमारे पार्टी में बताया था, अब पब्लिक में नहीं, पार्टी में बताया था कि ऐसा ऐसा है बोल के आतंकवाद हो रहा है, और उसके बाद हमने कभी नहीं बोला है। अब मालेगांव केस में जब कोर्ट ने सारे आरोपियों को बरी कर दिया है तो सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि क्या आतंकवाद का कोई रंग होता है? आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। कोर्ट के फैसले से जहां 17 साल से अंधेरे में जी रहे 7 आरोपियों की जिंदगी में अब रोशनी आई है, लेकिन वहीं एक सवाल भी उठता है कि ब्लास्ट किया किसने? बहरहाल इस केस के पीड़ित फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय करवा देती हूँ। मंजरी जैन जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि बीजेपी प्रवक्ता है, भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, अजय वकील जी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, रघुवीर सिंह मीणा जी जुड़ गए जो कि पूर्व आईपीएस है। और शुरुआत में यहाँ पर भूपेंद्र गुप्ता जी से करना चाहूंगी। भूपेंद्र जी, देखिए 17 साल के बाद इस केस में फैसला आया, जो आरोपी थे सभी को बरी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी का जिक्र है, जो आरोप आप लोग पर लगा, आखिर ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी कहां से आई? क्या आप लोगों ने झूठ बोला था? देखिए, इसके सारे प्रमाण और दस्तावेज मौजूद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी की कैबिनेट का मंत्री है आर.के. सिंह, ये उसने फाइल पर लिखा था और उसी को जो है मंत्री ने पढ़ दिया। ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का जो है ये आदमी था जो सरकार में बैठा हुआ था, और उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को माइलेज देने के लिए ये फाइल पर लिखा। फाइल पे मिनिस्टर ने जब बयान देता है तो हर मंत्री फाइल को वही पढ़ता है जो फाइल पर लिख कर आता है, उसने पढ़ दिया है। ये जो है कांग्रेस के किसी नेता ने इस तरह की बात नहीं की। ये बीजेपी ने जानबूझकर जो है उनके अंदर जो प्रशासन में घुसे हुए लोग हैं उनके माध्यम से ये छपा है। उसका पुरस्कार भी उनको मिला कि वो मंत्री बन गए, कैबिनेट मंत्री हैं आज मोदी जी की सरकार में।
ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। मीडिया की मदद से वो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं मगर सफल नहीं होंगे। आज जो है बॉम्बे ब्लास्ट में भी सारे के सारे जो है लोग छूट गए, उनके साथ भी अन्याय हुआ था। ये फैसले हैं, ये अदालती फैसले हैं। इनका अध्ययन करके जो है पीड़ित पक्ष है वो अपनी आगे की अदालतों में अगर उन्हें न्याय चाहिए तो जाएंगे, नहीं मिलेगा न्याय तो जो है उसको स्वीकार करेंगे। ये तो सब मामलों में होता है। लेकिन आप लोग पर तो यही आरोप लगते रहे, ये जो भगवा आतंकवाद की थ्योरी है आप लोग लेकर आए शायद राजनीतिक लाभ उठाने के लिए। आप थोड़ा रिसर्च करेंगी, फाइल पढ़े, फाइल पे लिखा हुआ है। गृह सचिव थे आर.के. सिंह जो आज कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी जी की सरकार, ये उनके हाथ का लिखा हुआ है। उसको पढ़ा लोगों ने, हर मंत्री यही करता है। अभी जो है भोपाल के जो विधानसभा में जो लिख के आता है सेक्रेटरीट से, वही तो मंत्री पढ़ता है। आप उसको छाप दीजिए, पर अगर मीडिया का सहयोग लेके आप जो है किसी पर चिपका दीजिए उस बात को। ये चिपका रहे हैं लोग, जो घुसे हुए लोग हैं प्रशासन के अंदर, ये किस किस तरह से फैसले करते हैं आप सब फैसलों में उठा के देख लीजिए। इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला लेने वाले जज का क्या हुआ? सारे पुरस्कृत हुए लोग। एक झूठा नैरेटिव फैलाने वाले कांग्रेस की सरकार के खिलाफ के साथ जो है 2G में ये घोटाला हुआ, क्या हुआ? उसको जो है पूरे हिंदुस्तान की बैंकों का वो बना दिया विनोद राय। उसने खुद इंटरव्यू दे के कहा कि मैंने झूठ बोला था। क्या हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की सरकार ये बात करती है कि जो है विनोद राय ने एक झूठी खबर फैलाकर जो है देश की सरकार को अस्थिर किया? ये चीजें तो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक है, सत्य है, तथ्यात्मक है। ये तो ऐसी बातें हैं। आप जो है किसी पार्टी को केवल चिन्हित करके बदनाम करना चाहते हैं और उसके अंदर प्रशासन के अंदर घुसे हुए जो आपके लोग हैं उनके माध्यम से आप ये खेल करते हैं। ये चीज उजागर है देश में जो है, ये षड्यंत्र जनता भी समझ चुकी है और इसीलिए जो है ये लगातार इस तरह के मुद्दे उन्हें बार बार उठाने पड़ते हैं। आज ये मुद्दा आज जो उठ रहा है, इसलिए उठ रहा है कि पहलगाम का जवाब नहीं है आपके पास। पार्लियामेंट में तो भूपेंद्र जी का ये कहना है कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है ये लेकर नहीं आए थे। मंत्री जी से इसका जवाब ले लेते। मंत्री जी पूछ लीजिए, आर.के. सिंह को जानती हैं कि नहीं? ये नाम मैंने पहले पूछ लीजिए। गृह मंत्री थे, उनने फाइल पे लिखा हुआ है ये सब। भूपेंद्र जी, मंत्री जी आपको सुन रही है, उनसे जवाब ले लेते। मंत्री जी, आज सत्य की जीत हुई है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने बेगुनाहों को एक साजिश के तहत, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक कर्नल को, एक साधु संत को और सनातन को बदनाम करने की जो कोशिश की थी और फंसाने की कोशिश की थी, आज उनके मुंह पर ये एक करारा तमाचा है। और जिस तरह से अभी भूपेंद्र गुप्ता जी जो कह रहे हैं कि ये अधिकारी लिख के दे देते हैं और ये पढ़ देते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता था इतना अशिक्षित नेता जी। आपको भी मौका दूंगी मैं बोलने का। मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर दोबारा मैं आपके पास आऊंगी। भूपेंद्र जी, मंत्री जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, मंत्री जी को अपनी पूरी बात कहने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। भूपेंद्र जी, आदरणीय गुप्ता जी, संसद के अंदर खड़े होकर कहा था, संसद के अंदर खड़े होकर कहा था पी चिदम्बरम जी ने कि हिंदू आतंकवाद से इनकार नहीं किया जा सकता। और आपके मालूम नहीं है ये गुप्ता जी बीच में मत बोलिए। अब आप इतने वरिष्ठ होकर बोलते हैं, मगर आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपने जो कुछ कहा मैं सुनती रही। अब आप भी सुन लीजिए, सुनने का मतलब रखिए। यदि बोलते हैं तो बौखलाइए मत गुप्ता जी, बौखलाइए मत। देखिए गुप्ता जी, मेरी बारी है बोलने की, बीच में मत बोलिए। झूठ कहे का? आर.के. सिंह का काम मैंने लिया है, उसने फाइल पर लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। वो आपका मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, उसको आपने पुरस्कार दिया। राहुल गांधी जी ने कहा ये जो है ये गलत चीज लिखने का रिकॉर्ड किया आपकी सरकार ने। बड़ा है, ये कहा था कि नहीं कहा था? और मंच से कहा था राहुल गांधी बताइए, लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था? आर.के. सिंह ने लिखा था कि नहीं लिखा था? बताइए आप, क्या लिखा था? बताइए आप, बताइए आप। ये लिखा था उसमें जो शब्द आप बता रही हैं, ये तो शब्द हमें लेने में अच्छा नहीं लग रहा। सुना ना, उसने लिखा, वो गृह सचिव था और उसको आपने जो है मंत्री बना दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि नहीं कहा कि हिंदू आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद से बड़ा है? बना दिया है। कहा कि नहीं कहा? गुप्ता जी बीच में मत बोलिए।
राहुल गांधी ने कहा था कि आपकी नहीं, सरकार का राहुल मिनिस्टर है। गांधी ने कहा था कि नहीं हिंदू उसका आतंकवाद, दोषी आपकी इस्लामिक सरकार में आतंकवाद मंत्री से बना बड़ा है। बैठा है, बताइए। आप उसकी जो है गलवैया कर रहे हैं। काहे की गलवैया कर रहे हैं? झूठे आरोप, बेबुनियाद आरोप मत लगाइए, अपने आप को मत बचाइए झूठ बोलकर। ये कांग्रेस की संस्कृति है, झूठ बोलना, झूठे नैरेटिव गढ़ना, झूठा आतंकवाद फैलाना, झूठा बोलकर और निर्दोष लोगों को फंसाना, ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। सत्ता को पाने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए आपके हद तक गिर जाते हैं कि सनातन को आप डेंगू और मलेरिया कहते हैं और भगवान राम के अस्तित्व को नकारते हैं। ये वही कांग्रेस है जो लगातार जाकिर नाइक को शांति का दूत बताते रहे, जो आरएसएस को भगवा आतंकवाद बताते रहे, बजरंग दल के लोगों को गुंडा बताते रहे। बार बार, एक बार नहीं, बार बार आपने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर कुठाराघात किया है। एक बार नहीं, हजारों लाखों बार बार कहा आपने कि हिंदू आतंकवाद है इस देश के अंदर और यहाँ मुस्लिम्स जो है वो खतरे में है। आपके नेताओं के द्वारा कहे जाते, क्या लफ्ज़ जिहाद किसकी शय पर चलता था? हमने आज उसको उजागर करने का काम किया है। आज तुष्टीकरण की राजनीति के तहत भारत को जो दंश दिए हैं वो आज हम झेल रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो। आज भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो आज भारत राष्ट्रवाद में आपके लोग शामिल हैं। आपके मंत्रियों की नाक के नीचे काम हो रहा था पिछले 5 साल से हो रहा था। सारी हिंदू लड़कियों को आपने जो है उसका चलिए दोबारा मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। हमारे साथ अजय गोपी वरिष्ठ पत्रकार जी भी लेते हैं। अजय जी देखिए, 17 साल के बाद आज जब फैसला आया, बड़ा सवाल ये भी उठता है। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों के पास मैं दोबारा लौटूंगी। अजय जी से मैं सवाल ले लूं। सर देखिए, 17 साल तक जांच चली, 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये आरोपी नहीं है तो आरोपी है कौन? बिल्कुल, ये सवाल तो मुंबई ब्लास्ट वाले मामले में भी जो बरी हुए सारे आरोपी उसमें ही उठता है। अगर सभी किसी ने अपराध किया ही नहीं है, कोई घटना घटी नहीं, तो फिर जो घटना घटी कैसे? ये सवाल तो अभी बाकी है। लेकिन मालीगांव की घटना और मुंबई की घटना में एक बेसिक अंतर यह है कि इस आतंकी घटना के साथ एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, जिसका अंततः नुकसान कांग्रेस को ही हुआ। ये हमें याद रखना चाहिए। इसलिए दोनों घटनाएं हैं, अपनी दोनों आतंकी घटना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये कि ये इसको एक अलग टर्म देने की कोशिश की गई। हालांकि जो भूपेश जी कह रहे हैं कि फाइल पर लिखा हुआ था, मंत्री ने पढ़ दिया, वो अलग बात है। हो सकता है मंत्री ने वो लिखा हुआ पढ़ा हो, लेकिन सवाल है कि उसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया? अगर ये कांग्रेस को लग रहा था कि शायद इस पर हिंदू डिवाइड होगा तो वो भूपेंद्र जी, अजय जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी, जवाब भी लूंगी। जिसका नतीजा वो 2014 के अंदर दिखाई दिया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसे ही अपराधी छूटते रहे, चाहे वो मालेगांव का मामला हो, चाहे वो मुंबई ब्लास्ट का मामला हो, तो सवाल है कि जांच एजेंसी को सवाल उठ ही रहा है ना कि आप उस तरह से जांच कर नहीं रहे हो जिससे कोई अपराधी को सजा मिले। ये इसमें गंभीर सवाल है। हाँ, राजनीतिक दृष्टि से ये बीजेपी की जीत है और उन लोगों की जीत है जिनको इसमें खींचा गया था, लपेटा गया था, जो भी कुछ हो सकता है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन अगर इन निर्दोषों को अगर फंसाने की कोशिश की गई है तो उनके लिए निश्चित रूप से राहत है। और एनआईए के खिलाफ जो उन्होंने प्लीड किया था कोर्ट के अंदर, उसके अगर फैसला आया तो एनआईए की हायर कोर्ट में जाएगी, अपील करेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। हाँ, पीड़ित पक्ष जरूर जा सकता है, वो क्या करता है देखने की बात है। चलिए रघुवीर जी से सवाल लूंगी मैं। सर देखिए, जैसे कि 17 साल के बाद अब ये फैसला आया, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए जांच एजेंसी पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि 17 साल का वक्त कोई छोटा मोटा वक्त नहीं होता, एक लंबा समय था, गंभीर ये मामला था और इसमें 7 आरोपी बरी कर दिए गए, तो आखिर जांच में कहाँ कमी रह गई? देखिए ऐसा है, एक तो ये बहुत लंबा अंतराल हो गया 17 साल का, न्यायिक प्रक्रिया में भी बहुत बड़ा विलंब है और जो जांच एजेंसियां हैं उन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट है। आखिर ये घटना तो हुई है, बहुत निरी लोगों के उसमें जाने गई हैं, ये बिल्कुल निर्वाध सत्य है और इससे ये सिद्ध होता है कि न्याय नहीं होता, फैसला होता है। मैं थोड़ा सा बैक में, जैसे भी यहाँ जिक्र कर रहे थे अपने अजय जी जो जिक्र कर रहे थे बॉम्बे ब्लास्ट का, मैं थोड़ा और बैक में भी जाना चाहता हूँ। जैसे 92 में जब आपका बाबरी मस्जिद का भी वो हुआ था, उसको ढहाने का काम हुआ था, उस समय उसमें भी बहुत विलंब हुआ। तो वहां भी ये कैसे कह सकते हैं कि भाई कोई भूत तो उसको तोड़ने गए थे, किसी इंसान ने ही तोड़ा होगा, वहां भी फैसला नहीं हुआ, वहां भी फैसला हुआ। न्याय कहीं नहीं होता है। हमारे यहाँ ये जांच एजेंसियां और न्यायालय बहुत ही विलंब करते हैं, इससे बिल्कुल मतलब सही में न्याय नहीं मिल पाता है, केवल ये फैसला होता है। इसमें मैं तो पूरी तरह से एनआईए
कोई इसमें दोषी मानोगे जो अपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दे पाए वहां, और घटना हुई है, चलो ठीक है, जो बरी हो गए, जिन लोगों ने नहीं किया मैं मानते हैं, न्यायालय के फैसले से हम सहमत हैं, किंतु किसी ने तो ये किया होगा। ये जांच एजेंसी इसमें फेल है। ऐसे बहुत सारे रोजाना के प्रकरण हम देख रहे हैं, कहीं ईडी का देख रहे हैं, कि सीबीआई का देख रहे हैं, 6-6 महीना लोग जेल में पड़े रहते हैं और फिर फैसले उनके कोर्ट से न्यायालय से उनको जमानतें मिलती है तो न्यायालय फटकार लगाता है, अभी तक आप सबूत पेश नहीं कर पाए। तो हमारे यहाँ जो चल रहा है बहुत ही इस समय बहुत ही मतलब जिसको क्या कहेंगे, बहुत ही मतलब निम्न स्तर की विवेचनाएं चल रही हैं। और रघुवीर जी, 10 दिन में अगर देखा जाए तो ये दूसरा मामला है मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के मामले की बात की जाए तो उसमें भी कोई सबूत एजेंसियां जो है जुटा नहीं पाई थी, उसमें भी आरोपी बरी कर दिए गए थे। तो ये मैं बता रहा हूँ, जांच एजेंसियों का फेल है मैडम। ये जांच एजेंसियों के इसलिए जिम्मेदार ठहराए, जब तक कि हमारे यहाँ जांच एजेंसियों को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा तब तक इसी तरह का चलता रहेगा। और चलिए भूपेंद्र जी के पास चलते। भूपेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे, अब आपकी बारी, बताइए। रघुवीर सिंह मीणा जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत सत्यनिष्ठा की बात की है। आज जो आप देखें, क्या पुलवामा के सबूत आ गए क्या देश में? लोगों को पता है कि ऐसा ये 300 किलो RDX कहाँ से आया है? आज इस देश में जो है अंधेरों को सलाम करने का जो है एक रिवाज चल पड़ा है और इनको लेकर जो है सारी चीजें सामने है। पुलवामा में जिन लोगों को पहचाना गया था, क्या वो जो है उसके बाद इसी सरकार ने जारी किया कि वो सब जो फोटोएं थी वो गलत थी। ये सरकार की इन्वेस्टिगेशन है। ये जो है इस इन्वेस्टिगेशन पे सवाल नहीं होते हैं। चाहे कहीं पर भी किसी भी धर्म का निर्दोष व्यक्ति अगर पीड़ित होता है, उस पर हमें जो है कानून की बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम जो है किसी को जो है कहें कि साहब बहुत अच्छा हुआ और किसी को कहें कि साहब बहुत बुरा हुआ। हम जो है सच्चाई से मुंह मोड़ना चाहते हैं, एक नैरेटिव फैलाना चाहते हैं, घृणा का, एक विद्वेष का, एक जो है बांटने वाला है इस देश को। इस नैरेटिव को फैलाने से देश का फायदा है। किसी पार्टी को जरूर कुछ वोट मिल सकते हैं, वो मिल रहे हैं तो वो बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन देश इससे कमजोर हो रहा है। इस देश को कमजोर करने वाले यही लोग हैं, इसी नैरेटिव के लोग हैं। आप देखें कितनी हत्याएं हो गई हैं अभी, 25 कांड हो चुके हैं कश्मीर के अंदर, धारा 370 खत्म होने के बाद। किसी की जांच की रिपोर्ट सामने आई है क्या? आप में से कोई लोग यहाँ 4-5 लोग बैठे हैं, किसी को मालूम है कि उन घटनाओं की में कौन? भूपेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी सामने निकल कर आई थी, क्या बीजेपी ने इसको अपने फायदे के लिए इसे हाईलाइट करने की कोशिश की? अगर ऐसा नहीं होता तो उस आदमी को जो है कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों देते, क्यों बिठाते अपनी कैबिनेट में उसको, जिसने लिखा था फाइल पर? इसका मतलब है कि आपका उसके पीछे कोई जो है पर्पस था, इंटेंशन था। क्यों मिनिस्टर है वो? आज तीसरी बार मंत्री जी, कोई पर्पस था क्या? भूपेंद्र जी कह रहे पर्पस था। ये पर्पस तो इनका रहता है ना। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके नेता इतने अशिक्षित हैं कि किसी अधिकारी ने कुछ लेके लिख दिया और इन्होंने पढ़ दिया और फिर उसका एजेंडा पूरा चलाया गया हर नेता के द्वारा, इनके वरिष्ठ नेताओं के द्वारा। कितना झूठ बोलेंगे, कितना नैरेटिव झूठा गढ़ेंगे। दूसरा, आप मेरी समझ पे गृह सचिव क्या होता है इसकी आपको जानकारी है। आपसे कमेंट में छोटा सा लूंगी, समय कम है, मंत्री जी को अपनी बात करने दीजिए। भूपेंद्र जी, आपसे मैं कमेंट लूंगी, वक्त कम है, मंत्री जी को अपनी बात करने दीजिए। मंत्री जी, दूसरा क्वेश्चन जो अनुराग जी ने उठाया कि जांच एजेंसी के ऊपर, तो ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए कि उस समय किसे बचाया गया और निर्दोषों को फंसाया गया। इनके ATS इनके दबाव में क्यों काम कर रही थी, क्यों इनके समय जिन लोगों ने बयान दिए थे पर वो बाद में बदले, तो उन्होंने कहा कि ATS का दबाव था, तो ATS किसके दबाव में काम कर रही थी, ये जांच का विषय है। दूसरी बात, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि पढ़ दिया गया, तो भाई राहुल गांधी को भी लिख कर दिया गया था, दिग्विजय सिंह जी को भी लिख कर दिया गया था, आपके जो रिश्ते शिवराज पाटिल को भी लिख कर दिया गया था, चिदम्बरम जी को भी लिख कर सरकार ने पकड़ा, NIA ने पकड़ा। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ। जब ब्लास्ट हुआ था उसके बाद ही यहाँ पर आतंकवाद की थ्योरी आई और दोनों ही पार्टी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही थी और वही अभी भी फैसला आने के बाद भी हमें दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।